व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? जब आप ये टर्म यूज कर रहे हैं तो आप किस स्टैंड पॉइंट से, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं? Yeah, actually, there is a book by Daniel Goleman. The name of the book was Emotional Intelligence: Why It Matter More Than IQ. In that book, I have started reading, and he has a YouTube lecture. I have also seen that. Uh, Actually, what I understand that may be wrong. When we face any problem concerning where emotional part is involved, I can give an example. For example, there are two boys in the same college. Two of them are facing breakup at the same point. One boy is thinking that okay, the breakup is okay, I can focus more on study. This happens in life. And another is going to depression, thinking continuously over it. So we can say that the first boy who has thought that this can happen, this is okay, I can overcome this. He has more emotional intelligence than this person. And to distinguish it from IQ, application of IQ is there where is a mathematical problem, a puzzle like problem is involved, where emotional is not too much involved. This is what I understand. आपने आईआईटी गुवाहाटी से मास्टर्स इन फिजिक्स किया था और अभी आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, राइट? व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग इज बिकॉज जो हमारा बैकग्राउंड होता है ना, उसी तरह से हम हर एक चीज को इंटरप्रेट करते हैं. बिकॉज यू आर स्टडीइंग द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, तो वो सारे लॉज क्या हैं? बेसिकली ऑब्जेक्टिव हैं, दे कैन बी ऑब्जेक्टिफाइड. तो आप वहां पे बड़े आसानी से कॉज एंड इफेक्ट को ट्रेस कर सकते हैं, और उसको अगर आप रिपीट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, तो यू कैन गेट द सेम इफेक्ट अगेन एंड अगेन इफ यू आर रिपीटिंग द सेम कॉज सब्जेक्ट टू कंडीशंस. ये बेसिकली फिजिक्स में होता है. तो वो सब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो गई. बट जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो आपने दो लड़कों का एग्जांपल दिया कि दोनों का ब्रेकअप हुआ, एक ने ओवरकम कर लिया, एक नहीं कर पाया, तो एक की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो ज्यादा है, एक की कम है. ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि जहां पर सब्जेक्टिव वर्ल्ड आ जाता है, यानी ये जो थॉट्स का रेल्म आ जाता है, एक पर्सन का आ जाता है, तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस और आ जाती हैं जिसको हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, ये जो दो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जिनका ब्रेकअप हुआ है, उसमें यह भी फैक्टर देखना पड़ेगा कि किसकी अटैचमेंट कितनी ज्यादा थी और किसकी रिलेशनशिप कितनी अच्छी थी. हो सकता है एक की जो रिलेशनशिप थी वो अच्छी थी ही नहीं, तो जब ब्रेकअप हुआ तो उसको प्रॉब्लम नहीं हुई. दूसरा हो सकता है कि उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको डिच करा, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए या उसके सगे भाई के लिए, तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना. सो द पॉइंट इज, इन द सब्जेक्टिव वर्ल्ड हम कभी भी दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते. इनफैक्ट हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसकी कैसी है. जैसे जो आईक्यू है उसको तो मेजर किया जा सकता है बड़े आराम से, कि पजल दे दिया या कोई क्वेश्चन दे दिया, दो लोगों को सेम क्वेश्चन है, जो सॉल्व कर पाया जितनी जल्दी उसकी आईक्यू ज्यादा है, जो नहीं कर पाया उसकी आईक्यू कम है. तो वहां पर तो फिर भी आसान है चीजों को मेजर करना, एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, उन सब चीजों को. बट व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व, और इसको मेजर किया ही नहीं जा सकता है बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, वो सब्जेक्टिव है. और किसके अंदर क्या चल रहा है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाए कि उसको पता लग जाए कि वो एग्जैक्टली क्या है. तो अगर ये एक फैक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और यहां तक अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये रिडंडेंट हो जाता है कि हम अपनी इमोशनल जो इंटेलिजेंस है या जो इमोशनल आईक्यू है उसको कैसे बढ़ाएं. पीपल आर यूजिंग दीज टर्म्स, बट इसमें हम क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कभी भी. क्योंकि एक है किसी सिचुएशन के बारे में सोचना कि हाँ मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूं, एक है उस सिचुएशन में होना. दोनों में बड़ा फर्क है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकअप वर्ड अपने आप में कहना बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है. ब्रेकअप हुआ तो मैं उससे ओवरकम कर जाऊं. अरे ये भी तो डिपेंड करता है आपका रिलेशन कैसा था. इफ दैट पर्सन meant the world for you, और फिर वो ब्रेकअप हो गया, and there was not even the slightest of doubt in your mind कि ऐसा कुछ हो सकता है, और फिर भी वो हो गया, तो इमोशनली उससे बाहर आने में टाइम तो लगेगा ही ना, प्रॉब्लम तो होगी ना. फिर वो चाहे कोई भी हो, फिर वो चाहे वही आदमी हो जिसने वो बुक लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर. तो अब सवाल उठता है क्या किया जाए, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव, तो इसको मेजर नहीं किया जा सकता. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट.
जब तक हम ये नहीं करते, देयर इज नो टेक्निक, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें इंप्लाइड है कि यू आर बेसिकली आस्किंग कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है या कोई ऐसी प्रोसेस है या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे कि हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकें. द क्लियर कट आंसर इज नो, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अगर हमको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, वैसे तो ये वर्ड अपने आप में थोड़ा सा एम्बिगुअस सा है, बट फिर भी अगर हम बोले कि भाई इमोशनली अगर हमको स्ट्रांग होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको खुद को और खुद की जितनी भी लेयर्स हैं उसको बारीकी से समझना पड़ेगा. दैट इज द ओनली वे आउट, देयर इज नो अदर वे आउट. एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग, जो आप होते हो ना, जो आपकी आइडेंटिटी है, अगर मैं एक लाइन में इसको सम अप करूं, जो भी कुछ मैंने कहा है उसको, कि जो आपकी आइडेंटिटी है अगर वो इनकम्प्लीट है, वो फाइनाइट है, वो फ्रेगमेंटेड है, और फिर वो किसी और के साथ में जुड़ेगा या जुड़ेगी, तो वो अपने ऊपर भी बर्डन क्रिएट करेगा और सामने वाले के ऊपर भी. दैट रिलेशनशिप विल बिकम काइंड ऑफ अ बर्डन ऑन बोथ द पीपल इन्वॉल्व्ड. लेकिन अगर अपने अंदर से यू आर स्टेबल, सिक्योर, फ्री, यू आर पीसफुल, और फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, तो वो रिलेशनशिप में भी वही रिफ्लेक्ट करेगा जो आप अपने अंदर से होगे. यानी स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, कामनेस, वो सब वहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी रिलेशनशिप में. फिर जो रिलेशनशिप जैसी होगी वैसे ही आप अंदर से होते चले जाओगे. तो ये एक लूप बन गया एक तरीके से. जैसे आप अंदर से हो वैसे ही बाहर रिफ्लेक्शन है आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी. अगर अंदर से आप पीसफुल हो तो आपकी रिलेशनशिप्स भी पीसफुल है, राइट? I had a second question about how important the asking of who I am. Actually, previously I was not interested in asking who I am, that question. But now, after talking with you, a new dimension has opened. So that was the second question, that I was not interested in asking who I am. I just wanted to know, is it okay not to be interested in asking who I am? Absolutely, it is okay not to be interested. Maybe because अभी जो प्रायोरिटी है लाइफ में वो कुछ और है. मे बी बिकॉज कि अभी आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, अपनी पीएचडी पे फोकस करना है, उसके बाद में जो भी आप आगे आपके प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करना है, अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करना है. जब एक स्टेबल आप पोजीशन में आ जाते हैं लाइफ में, जब आपको ये लगता है कि फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूँ, सिक्योर हूँ, फाइनेंशियली फ्री हूँ, तब आप पूछ सकते हैं जल्दी क्या है. देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ हरी in asking this question. This is the most fundamental question. There is no second thought about it. Because सोचो, इस फिजिकल यूनिवर्स के जितने भी लॉज हैं उसको आप समझ जाते हैं. जो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स है उसको आप समझ जाते हैं, जो वैसे आप कभी भी नहीं समझ सकते. Because the instrument through which you are perceiving is limited. Every instrument is limited. हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिटेशन है. आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप बड़े अच्छे से समझते होंगे इस चीज को. सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की नहीं, हमारी थ्योरी में बोलते हैं कि थ्योरी का भी एक लिमिटेशन है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स का ही नहीं. उस थ्योरी को भी कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है या चैलेंज किया जा सकता है इफ वी लुक एट द सेम सिचुएशन फ्रॉम अ डिफरेंट स्टैंड पॉइंट. सो दैट थ्योरी इज नथिंग बट अ स्टैंड पॉइंट. व्हाट इज अ स्टैंड पॉइंट? आइदर द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी आर परसीविंग, वेदर दैट इज माइक्रो और मैक्रो. सो बेसिकली क्या हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी लिमिटेड है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन appears to be different the moment we change the instrument. Yes, that happens. And ultimately it is all connected to the observer. जो क्वांटम में आप पढ़ रहे होंगे, क्वांटम मैकेनिक्स, राइट, क्वांटम फिजिक्स. दैट इज द मेन टॉपिक इन एमएससी फिजिक्स. तो आपके क्या थॉट्स हैं वेव पार्टिकल थ्योरी के बारे में? इन स्टैंडर्ड फिजिक्स वेव पार्टिकल थ्योरी, द सेम ऑब्जेक्ट समटाइम कैन बिहेव एज एन वेव, and the different kind of circumstances the same object can behave as a particle. For example, if I talk about electron, if we shoot the electron in an electron receiver which can receive electron and send the message that electron is received, then that will act as a particle. But if we do a double slit experiment, if we pass many electrons through a double slit and try to find the interference pattern, how the electrons are being overall being collected on a pattern, that shows an wave-like character. So same thing is showing something, sometime wave-like character, and sometime exactly same thing is showing particle-like character. So there is a dual nature in the particles and waves, both cases. और अगर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसका आंसर जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी में मिलेगा आगे जा करके.
ये जो डुअल नेचर है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, रियलिटी बेसिकली इट अपीयर्स टू बी समथिंग एल्स द मोमेंट देयर इज एन ऑब्जर्वर, और जिसको हम ऑब्जर्वर बोल रहे हैं दैट इज नॉट एन ऑब्जर्वर, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी हम जो वहां पर प्लेस कर रहे हैं, हम कैमरा प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसको फायर किया जा रहा है उसको तो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। सो देयर इज नो कॉन्शियस ऑब्जर्वर पर से फॉर दैट मैटर। हम उसके इफेक्ट्स को देख पा रहे हैं, हम उसकी परछाई को देख रहे हैं, हम एक्चुअल में तो उसको देख ही नहीं रहे हैं। Am I right? Yes, yes. Number one, we are seeing through an instrument, and number two, we are seeing the contact of the electron with a wall. तो we are seeing the contact. अगर उस वॉल को भी हटा दें तो कैमरा क्या देखेगा? कुछ है ही नहीं कैमरे के लिए देखने के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि उस वॉल पे वो इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है in the presence versus in the absence of a camera. That camera is not a conscious being. Yes. तो जिसको हम ऑब्जर्वर बोल रहे हैं दैट इज नॉट एन ऑब्जर्वर, दैट इज द ऑब्जर्व्ड। क्यों? क्योंकि कैमरा को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। Yes. Not just the objects which are perceived through the instrument are the observed, but the instrument is also observed. It's also in the realm of the observed. ये जो बॉडी है एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी है, और इस इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हमारे पास में साइंटिफिकली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम परसीव करते हैं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी इसी फिजिकल फिनोमेना के बने हैं, मैटर के बने हैं, और जिसको हम परसीव कर रहे हैं वो भी उसी का बना है। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी शीशे के अंदर कोई रिफ्लेक्शन का दिखना, रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्टोन ऑन अ मिरर, बट दैट मिरर इज ऑल्सो स्टोन जिसका सरफेस अलग है। मिरर इज ऑल्सो ए मैटर। व्हाट इज द डिफरेंस? उसकी फिनिशिंग अलग है, उसकी जो क्वालिटीज है, इंट्रिंसिक जो क्वालिटीज है, इफ यू लुक एट इट एट अ फंडामेंटल लेवल, तो इवन मिरर जैसे बहुत सारे स्टोन्स होते हैं उसमें किसी में रिफ्लेक्शन दिखती है, किसी में नहीं दिखती है। तो फर्क क्या है? क्वालिटी ऑफ स्टोन इज डिफरेंट, राइट? जिस कंडीशन से होते हुए वो स्टोन वहां तक पहुंचा है, वो जो जर्नी है उन दो स्टोन्स की वो अलग अलग है, बट है तो फंडामेंटली दोनों के दोनों स्टोन ही है, तो मैटर ही है, तो पार्टिकल ही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर वहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नॉट अटैच्ड टू द इंस्ट्रूमेंट। इसको समझना पड़ेगा वो, लेकिन आगे की बात है, वो जब आपका इंटरेस्ट आएगा ना हु एम आई में, तब आप इसको क्वेश्चन करिएगा, तब आपको आंसर्स मिलेंगे और वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, उससे अलग होंगे जो अभी आप बुक्स में पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, बहुत मजा आएगा उसको स्टडी करने में, उसको बारीकी से ऑब्जर्व करने में। आप ये बताओ कि आप जो भी स्टडी कर रहे हो, आप अभी पीएचडी कर रहे हो, और फिजिक्स में जो भी आपने स्टडी किया है, क्या ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर के साइंस स्टक हो जाती है? Actually, there is a famous problem, the hard problem of consciousness, that was very famous. Psychologists are saying a new problem, that is hard problem of matter. Like if we start seeing there is a atoms and molecules, if we go deeper, there is electron, proton, neutron, fundamental particles. And even we go deeper in the proton, neutron, there are subatomic particles. I am forgetting the name of that. Quarks. There are quarks. Right, quarks. And now string theory is special part. They are saying that within the quarks, we can imagine there are strings. So where actually the matter is? First we thought it was atom, and then we are thinking that it was electron, proton, neutron. Now they are saying it is quark, and now the theorists are saying that there may be some strings, vibration of which is creating the whole world. So what is actually the matter? This is one question. And the existence of string, that is only in theoretical construction, because verify that whether the strings are exist or not, whole string theory is based on that. No instrument has been discovered. Actually our power of instrumentation is not that far to test that theory. So it is a problem that where is the matter? It is a problem. ये जो आप बता रहे हैं ना कि जो subtlest of particle है, या फिर ये कह लो particle in its subtlest form, which is not a particle, which is basically a wave, and that too of such a high frequency. तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाओ, वेवलेंथ को कम करते चले जाओ, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, क्या होगा आप बताइए? I cannot distinguish between the peaks and the
wavelength is so small, I will Right. not be able to distinguish whether the peaks are coming and whether this is going down and whether this is coming. I will see an average, something like that. Absolutely. मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन के जैसी होगी, Straight line के. बिल्कुल जैसे डेथ के टाइम होता है. डेथ में आपने देखा होगा मूवीज में ऐसे चल रहा होता है, एंड देन आफ्टर दैट इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. सो इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये जो अल्टीमेट रियलिटी है, इसको वेदांता में ब्रह्मन बोलते हैं, इसको आत्मा बोलते हैं. आत्मा मतलब मैं मतलब क्या? अब वो उस लेवल पर मेरा मैं और आपका मैं अलग अलग नहीं है, एक ही है. और जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, दैट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम मैटर. बिकॉज हाउ कैन वी टॉक अबाउट मैटर विदाउट कॉन्शियसनेस, एंड हाउ कैन वी टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस विदाउट मैटर? इसको हम दो समझ रहे हैं, दो नहीं है. दैट इज वॉट अद्वैत वेदांता इज ऑल अबाउट. इसने शुरू ही वहीं से किया है. जो अद्वैत वेदांत है ना, वो वहीं से शुरू करता है जहां पर जाकर के साइंस खत्म हो जाती है, जहां पर जाकर के वो स्टक हो जाती है. यानी क्या? डुअल. बिकॉज साइंस क्या कर रही है? मेजर कर रही है. अब मेजरमेंट क्या होता है? फॉर यू टू मेजर देयर मस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट. अब एक इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो कुछ और है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो कुछ और है. एक पॉइंट से देखोगे तो पार्टिकल है, दूसरे पॉइंट से देखोगे तो वेव है. अब आप कहोगे वेव है या पार्टिकल है? वो वेव भी है और पार्टिकल भी है. जब कोई परसेप्शन होता है तब हम कहते हैं कि मैं हूं. दिस इज द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस. गहरी नींद में क्या होता है? वेकफुल स्टेट में क्या होता है? ड्रीम में क्या होता है? दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल, नॉट थियोरेटिकली. वो स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा. ऑल आई कैन से इज कि ये जो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसका आंसर नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट एक्सपीरियंशियली अवेलेबल है.